अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुराई की भी एक सीमा होती है, लेकिन कभी कभी लोग अपने स्वार्थ में ये भूल जाते हैं। जयंत भी आज कुछ ऐसा ही करने वाला था। वो जानता था कि अगर उसे शीतलपुर की राजगद्दी पर बैठना है तो उसे इसी वक्त आर्यन और राजकुमारी वंदिता के बीच पनप रहे प्यार को खत्म करना होगा। इसलिए उसने ठान ली कि वो जाकर राजकुमारी वंदिता को बता देगा कि आर्यन उसके साथ एक खेल खेल रहा है। उसने तुरंत अपना वेश बदला। वो राजकुमारी वंदिता को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। तुरंत एक साधु का वेश लेकर जयंत राजकुमारी वंदिता के पास पहुंच गया। उसने अपने गुप्तचर की मदद से यह जान लिया था कि आज राजकुमारी वंदिता बाजार जाने वाली हैं। वैसे तो वो कभी भी अकेले बाजार जाने के लिए नहीं निकलती हैं, लेकिन राजकुमारी वंदिता को कभी कभी अपने पिताजी द्वारा भेजे हुए सैनिक पसंद नहीं आते थे। वो हमेशा अपने पिता से कहती थी कि वो इतनी ताकतवर तो है कि अपनी रक्षा कर पाए, इसलिए वो अकेले ही बाजार पहुंच गई थी। बाजार में राजकुमारी वंदिता एक दुकान पर खड़े होकर अपने लिए कुछ खरीद रही थी। तभी अचानक से एक साधु ने आकर उसका हाथ थाम लिया। वो अचानक से चौंक गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। तब साधु के रूप में आए जयंत ने राजकुमारी वंदिता से कहा, बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी का सच जानना चाहती हो तो मेरे पीछे आ। बाबा, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, वंदिता ने धीमी आवाज में कहा। मगर क्या तुम नहीं जानना चाहती कि आर्यन तुमसे सच में प्यार करता है या नहीं? आर्यन का नाम सुनते ही वंदिता के दिल में एक कसक उठ गई। अगले ही पल वो साधु वंदिता का हाथ छोड़कर कुछ दूर बनी एक अंधेरे से भरी गली में चला गया। वंदिता किसी भी अनजान व्यक्ति की बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन आर्यन का नाम सुनने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए उसने यहां वहां देखा और अपने कदम उस अंधेरे से भरी गली की तरफ बढ़ा लिए। वहां पहुंचते ही वंदिता को उस बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। मुझे मालूम था कि तुम सच्चाई सुनने जरूर यहां आओगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। आर्यन तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो तुमसे प्यार करने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसका कुछ और ही मकसद है। उस साधु की बात सुनकर वंदिता चौंक गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने आर्यन को जानती हूं, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सब कोई नाटक नहीं है। जयंत जानता था कि वंदिता को अपने जाल में फंसाना इतना आसान नहीं होने वाला है। अचानक से जयंत की नजर गली के बाहर रोड पर गई। अगले ही पल उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं एक अनजान व्यक्ति हूं, लेकिन मैं शीतलपुर और राजकुमारी वंदिता की अच्छाई ही चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन नहीं है तो आओ, मैं तुम्हें सच का सामना करवाता हूं। इतना कहकर वो उस अंधेरी गली से बाहर निकल गया। वंदिता भी उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो भी वहां से जाने लगी, मगर इससे पहले कि वो उस साधु से दूर जा पाती, उसने बाजार में दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद ये शब्द अकेले तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं दिलाएंगे, लेकिन शायद तुम अगर अपनी आंखों से देखोगे तो मेरी बात मान जाओगे। वंदिता की नजर उस तरफ पड़ी जिस तरफ वो साधु पॉइंट कर रहा था। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने आर्यन किसी और लड़की के साथ बाजार में घूम रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा रहे थे। अचानक से एक दुकान के बाहर बंधा हुआ टेंट नीचे गिरने लगा। वंदिता ने देखा कि कैसे आर्यन ने उसके साथ चल रही लड़की को तुरंत अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और उसे गिरते हुए टेंट से बचा लिया। अगले ही पल वंदिता की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके कानों में बार बार आर्यन द्वारा किए गए वादे गूंज रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उसका दिल टूटेगा। वहीं दूसरी तरफ जयंत के चेहरे पर एक बड़ी शैतानी मुस्कान थी। पता नहीं कैसे, मगर उसका काम बहुत ही आसानी से हो गया था। शायद ये सब भगवान का किया धरा था।
उसकी नजर भी आर्यन और उसके साथ चल रही लड़की के ऊपर पड़ी। उसे विश्वास था कि आर्यन यूं ही किसी लड़की के साथ घूम रहा था। जैसे ही उसने वंदिता की आंखों में आर्यन के लिए विश्वास टूटते हुए देखा, वहां से जाने लगा। मगर जाते जाते वो वंदिता से आखिरी बार बोला, तुम जानती हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकता। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसका काम हो गया था, अब बस उसे रिजल्ट का इंतजार था। कुदरत का भी अलग ही करिश्मा था कि कैसे सही समय पर आर्यन वहां बाजार में आ गया था। यही सोचते हुए जयंत संतुष्टि के साथ वापस अपने अड्डे पर लौट गया। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी वंदिता अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। एक बार पहले भी आर्यन की वजह से उसका दिल टूट चुका था। उसे लगा था कि आर्यन का किया हुआ वादा सच था। आंखों से गिरते हुए आंसुओं के साथ राजकुमारी वंदिता वहां से राजमहल की तरफ भागी। वहीं दूसरी तरफ ना ही जयंत को यह मालूम था और ना ही राजकुमारी वंदिता को कि उन्होंने उस वक्त जिस आदमी को देखा था वो आर्यन नहीं बल्कि सिद्धांत था। आज सुबह जब सिद्धांत नींद से जागा था तो उसका विचलित मन उसे शांति से नहीं रहने दे रहा था। इसलिए रेवती ने उसका ध्यान बटाने के लिए उससे बाजार चलने को कहा था। रेवती और सिद्धांत जब घर से निकल रहे थे तो सिद्धांत अपना मुंह कपड़े से बांधने लगा। तब रेवती ने उससे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बाजार की भीड़ में कोई भी उसे नहीं पहचानेगा। सिद्धांत अपने ख्यालों में इस तरह से खोया हुआ था कि उसने भी रेवती की बात एक बार में मान ली। बाजार के शोरगुल में सिद्धांत सचमुच कुछ पलों के लिए भूल गया था कि उसे क्या करना था। वो और रेवती बाजार में अपने लिए कुछ खरीदने लगे। तभी अचानक से एक दुकान का टेंट हवा की तेज रफ्तार के कारण टूट गया और रेवती पर गिरने वाला था। मगर सिद्धांत की नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत रेवती को अपनी तरफ खींच लिया। वो शायद अपनी ताकत भूल गया था, इसलिए रेवती इतनी शक्ति के साथ उसकी तरफ आई कि वो दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ पल बाद जब वो दोनों अलग हुए तो सिद्धांत ने तुरंत रेवती की तरफ देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? रेवती के चेहरे पर चिंता की शिकन नजर आ रही थी, मगर उसने तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। सिद्धांत ने अपना सर हिलाया और कदम आगे बढ़ा लिए, मगर रेवती अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी। भले ही उसने सिद्धांत से वादा किया था कि उनका रिश्ता दोस्ती से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज न जाने क्यों एक पल के लिए उसका दिल सिद्धांत के लिए तेजी से धड़क रहा था। मगर वो जानती थी कि सिद्धांत जिंदगी में कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा। इसलिए उसने अपने दिल को संभाला और सिद्धांत के पीछे जाने लगी। उधर वंदिता का दिल इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि वो एक पल और शीतलपुर में नहीं बिता सकती थी। हर एक जगह उसे आर्यन की याद दिला रही थी। वो आर्यन को किसी भी बात पर माफ करने के लिए तैयार थी, लेकिन वो कभी भी उसे किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती थी। राजकुमारी वंदिता ने तुरंत अपने कपड़े एक झोले में डाले और रात के अंधेरे में एक घोड़े पर बैठकर राजमहल से निकल गई। टूटे हुए दिल के दर्द के कारण वो अपने साथ कोई भी हथियार नहीं ले गई थी। वो बस कुछ समय के लिए शीतलपुर और आर्यन से दूर रहना चाहती थी। रात का समय होने के कारण उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी एक और वजह उसकी आंखों से बह रहे आंसू भी थे। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपने घोड़े को रोका। आज जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो बहुत थक गई थी। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। कुछ ही दूर उसे पानी की आवाज सुनाई दी। राजकुमारी वंदिता तुरंत अपने घोड़े से नीचे उतरी और उस नहर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। उसके दिमाग में सिर्फ आर्यन का चेहरा और उसकी बातें घूम रही थी, इसलिए उसने अपने पीछे आते हुए कदमों को सुना ही नहीं। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर जंगल में बह रही नहर पर पड़ी। नहर के पास बैठकर उसने तुरंत अपनी प्यास बुझाई। वो उठकर वापस अपने घोड़े के पास जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से टहनियों के टूटने की आवाज आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने 6 से 8 लोग खड़े हुए थे, जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा था। उन सभी ने अगले पल वंदिता को घेर लिया। उनके हाथ में पहने हथियार देखकर वंदिता अलर्ट हो गई।
उसने तुरंत अपनी कमर पर बंधी तलवार को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई तलवार महसूस नहीं हुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो समझ गई थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। जल्दबाजी में वो अपना कोई भी हथियार साथ नहीं लाई थी, मगर वो अपने डर को चेहरे पर नहीं दिखा सकती थी। अगर वो ऐसा करती है तो उसके दुश्मन को मालूम चल जाएगा कि वो कमजोर पड़ रही है। इसलिए उसने तुरंत हवा में अपने हाथ घुमाए और उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। कौन हो तुम लोग? मुझे नुकसान पहुंचाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तब हंसते हुए उनमें से एक आदमी बोला, तुम हमें नहीं जानती हो, लेकिन हम तुम्हारे पिता भीमसेन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे राज्य में आकर हमारे राजा की बहुत बेइज्जती की थी। हम उसी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। वंदिता ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सामने खड़े लोग संख्या में बहुत ज्यादा थे। इसलिए कुछ ही देर में उन्होंने राजकुमारी वंदिता को अपना कैदी बना लिया था। मगर वो इतनी कमजोर भी नहीं थी और पकड़े जाने से पहले उसने उनके 2 साथियों को ढेर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही सुबह हुई तो राजमहल में मालूम चल गया कि राजकुमारी वंदिता लापता है। पूरा राजमहल हड़बड़ा गया। राजा भीमसेन की आंखें गुस्से से भर गई थी। उन्होंने पूरे शहर में वंदिता को ढूंढने के लिए आदेश दे दिया। आर्यन रोज की तरह आज भी वंदिता से मिलने के लिए अपने घोड़े पर आ रहा था। तभी उसे ढोल की आवाज सुनाई दी। वो रुक गया क्योंकि वो जानता था कि यह संदेश राजमहल से आया हुआ है। ढोल वाले ने ढोल पीटना बंद किया और चिल्लाते हुए बोला, राजकुमारी वंदिता का रात से कोई अता पता नहीं है। जो कोई भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा उसे हमारे महाराज कीमती इनाम देंगे। जैसे ही आर्यन को राजकुमारी वंदिता के बारे में मालूम चला, उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से राजकुमारी वंदिता को खो देगा। उसने अगले ही पल अपने घोड़े की दिशा बदली और राजकुमारी वंदिता को ढूंढने के लिए निकल गया। वो किसी भी हालत में राजकुमारी वंदिता को ढूंढकर वापस लाएगा। क्या होगा आगे? क्या आर्यन राजकुमारी वंदिता को दोबारा से अपने प्यार पर विश्वास दिला पाएगा? क्या वो राजकुमारी वंदिता को ढूंढ पाएगा? क्या राजकुमारी वंदिता अपने दुश्मन के चंगुल से छूट पाएंगी? इन सब के बीच सिद्धांत क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।